प्रदेश हमारा का यह वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जयपुर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल के मामले में सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही इस मीटिंग में मौजूद हैं और इस बैठक पर चर्चा कर रहे हैं सरकार की आगे की क्या रणनीति होगी। चूंकि आपको बता दें, आज 2 दौर की वार्ता अधिकारियों के साथ डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की हुई, लेकिन वार्ता एक तरह से कहें कि विफल रही, नाकाम रही। कुछ रिजल्ट ठोस निकल कर सामने नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों का दो टूक ये कहना कि हम हर कीमत पर आरटीएच को वापस लेना चाहते हैं, वापस कराना चाहते हैं। और उसी के बाद जो सरकार की तरफ से या सरकारी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कमियां बताइए आप, उसके बाद उन पर विचार होगा। तो कमियों के बारे में भी डॉक्टरों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि सरकार आरटीएच बिल को वापस ले, उसके बाद जाकर कमियां बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त सीएमआर में बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण है। सचिन से बात करते हैं, हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। सचिन, कुछ निकल कर आया अभी तक? बैठक में क्या चर्चा हो रही है? ये अभी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो तकरीबन 8:30 बजे जयपुर पहुंचे थे। उसके बाद वो सीएमआर गए। सीएमआर में के बाद पहले से ही वहाँ पे मुख्य सचिव और अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ वो बैठक ले रहे हैं। और ये क्योंकि बैठक लंबी इसलिए भी चल रही है क्योंकि डॉक्टर्स अपनी बात पे अड़ गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिल वापस करना कोई आसान काम नहीं है। सरकार ये स्टेप तो नहीं उठा सकती। अब बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, कैसे डॉक्टर्स को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि सरकार ये बात तो कह चुकी है कि जब रूल्स बनेंगे तो रूल्स में उन तमाम चीजों को शामिल कर लिया जाएगा जो डॉक्टर्स चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर्स बिल में संशोधन की बात करेंगे या बिल वापस लेने की बात करेंगे, तो वो जब तक असेंबली सेशन नहीं आएगा नया, तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। और असेंबली सेशन जो है वो उसका जो है सेशन खत्म हो चुका है। अब नया सेशन तो आने के लिए सरकार को बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए बैठक में समय भी लग रहा है। तो 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया बैठक को शुरू हुए, और अब से कुछ देर बाद जो है उसका कंक्लूजन क्या कुछ निकल के आया ये सामने आ जाएगा, क्योंकि कल दूसरे दौर की वार्ता होनी है। ऐसे में बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि अब जब कल डॉक्टर से वार्ता हो तो किस नतीजे पे पहुंचा जाए, क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए आज की बैठक में मुख्यमंत्री से निर्देश के बाद, जिससे कि कल हड़ताल खत्म हो जाए। क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं हड़ताल वार्ता करने के, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा जिससे कि हड़ताल खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। अब सरकार क्या इतना बड़ा स्टैंड लेगी बिल को वापस लेने के लिए? क्या कुछ समय के लिए उसको स्थगित करवाया जा सकता है? इन तमाम नजर रखें। सचिन, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट देने के लिए। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सोमवार को पदभार संभालेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नए अध्यक्ष में पार्टी को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने की पूरी क्षमता है। बीजेपी सीपी के नेतृत्व में दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राठौड़ ने दावा किया कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सब एकजुट हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने राठौड़ से खास बातचीत की। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल पदभार संभालेंगे। यहाँ पर नया नेम प्लेट जो है लगने वाला है, तैयारियां पूरी चल रही है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़ेंगे, नेता भी आएंगे, केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। और कल यहाँ पर इस वक्त जब समारोह होगा तो तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, किस तरह की तैयारी है? नए अध्यक्ष आए हैं, किस तरह का माहौल कल देखने को मिलेगा यहाँ? देखिए, नए अध्यक्ष आएंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, तो उसका साक्षी बनने के लिए पार्टी ने कोई सभा नहीं की है। सिर्फ दायित्ववान कार्यकर्ता उनको आमंत्रित किया है, जो अध्यक्ष के निर्देशन पर आने वाले चुनावी समर में कांग्रेस को परास्त करने में भूमिका निभाएंगे। इसलिए दायित्ववान कार्यकर्ताओं का एक हजूम निश्चित तौर पर होगा। नए अध्यक्ष आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देने लोग आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से होता है। हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष ने भी अच्छा काम किया और अब हमारी टीम के अंदर जो हमारी अगुवाई करेंगे उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे और कांग्रेस को परास्त करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
बेनीवाल ने कहा कि ऐसा कृत्य लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल को 1 महीने का समय दिया जाना उचित था। एक ही दिन में सत्ता खत्म करना, ये इमरजेंसी की ओर जा रहा देश। जो गलती इंदिरा गांधी ने करी थी वही गलती मोदी और ये लोग कर रहे हैं। ये राहुल की सत्ता का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहीं रविवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी के दर्शन किए। इसके बाद वो नगर अध्यक्ष प्रदीप कावरा की माताजी के निधन पर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। सतीश पूनिया के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे। जयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने ही अपने मासूम बेटी की निर्मम हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने पीछा कर हत्यारे पिता को धर दबोचा। दरअसल गोगुंदा थाना के महेंद्र मेघवाल ने अपने ही घर पर अपनी 2 साल की मासूम बेटी काजल की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी के रोने और चिल्लाने पर गांव के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। तड़के जल्दी सूचना मिली थी कि सुतारा को मादरा निवासी महेंद्र ने अपनी पुत्री 2 साल की छोटी बच्ची थी, उसका गला काट के उसको तालाब में फेंक दिया। इसके मौके पर पहुंचे, बॉडी को रिकॉर्ड किया और बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया। अनुसंधान जारी दर्ज कर लिया। पंचायती राज विभाग में भर्तियों की सुस्त चाल के कारण यहां सैकड़ों पद रिक्त बने हुए हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में चयन होने के बाद भी विभाग अभ्यर्थियों को चक्कर कटवा रहा है। 4 महीने के इंतजार के बाद भी ग्रामीण विकास अधिकारियों को जिला आवंटन नहीं किया जा रहा। चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इधर विभाग भर्तियों के जल्द पूरा किए जाने का दावा कर रहा है। इस मामले को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी मंत्री अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन एक तारीख नहीं बताई जा रही है। साथ ही मंत्री रमेश मीणा का कहना है कि चयनित को नियुक्ति देने का काम प्रोसेस में, जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति प्रारंभ करने का प्रयास है। पदों को प्रमोट करने के कारण से ये भर्ती अटक गई थी, लेकिन जल्द ही भर्ती का काम पूरा कर दिया जाएगा। जी देखिए, जो पंचायती राज विभाग के अंडर में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं वो काफी समय से पेंडिंग ही पड़ी है। और आप देखिए, कोविड जो आया था उसके बाद संभावना थी कि स्पीडली वो भर्तियां होंगी, लेकिन वो भी आज भी रुकी हुई हैं। कभी कोई डीपीसी का इशू आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है। ग्राम विकास अधिकारी जो है पद, उस पे करीब 5396 पदों पे भर्ती करवाई गई थी, जिसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। देखिए आप, मतलब नवंबर में अंतिम परिणाम जारी हो गया था और आज कितना समय हो गया, अब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उनका लिंक भी खोल दिया गया था ज्वाइनिंग के लिए और अब तक भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हार्डकोर अपराधी अतीक अहमद से जुड़ी खबर उदयपुर शहर पहुंचने वाला है। अतीक अहमद और यूपी पुलिस का काफिला अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है प्रयागराज और इसी दौरान अहमदाबाद से ये साबरमती से काफिला रवाना हुआ और राजस्थान की सीमा में उदयपुर से दाखिल हुआ। फिर उसके बाद कोटा से होते हुए ये आगे उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना होगा। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इस काफिले ने राजस्थान में एंटर किया। 5-6 गाड़ियां इस काफिले में हैं और 45 के आसपास बताया जा रहा है कि पुलिस के जवानों की संख्या है और लगातार 1200 किलोमीटर का गुजरात से लेकर इलाहाबाद या कहीं की प्रयागराज की नैनी जेल का ये सफर जो कि नॉन स्टॉप तय किया जाएगा। ईंधन भरवाने के लिए हालांकि उदयपुर में एक बार ये काफिला रुका था और बिल्कुल नॉन स्टॉप ये काफिला जा रहा है। अधिकारियों या जो पुलिस कर्मी हैं वो इस काफिले में रास्ते में ही ऑन द वे गाड़ी में बैठे बैठे ही खाना भोजन करेंगे और इसके अलावा ये काफिला बिल्कुल सुरक्षित पहुंचे, ये बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर और लोकल पुलिस की तरफ से भी सपोर्ट दिया जा रहा है। सभी चौकन्ने हैं और आपको बता दें कि उदयपुर का जैसे हमने बताया आपको उदयपुर पहुंचा, एक बार फिर से बता देते हैं आपको आपकी जानकारी के लिए कि उदयपुर पहुंचा है ये काफिला
और उदयपुर से अब ये आगे की तरफ कोटा की ओर रुख करेगा। उदयपुर से ये काफिला अब कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होगा। माना जा रहा है कि कल सुबह के आसपास ये काफिला इलाहाबाद तक या कहीं की प्रयागराज तक पहुंच जाएगा और इस दौरान नॉन स्टॉप ये इन 5-6 गाड़ियों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल दल बल के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस का काफिला और शस्त्र के साथ मौजूद पूरी तरह से तैयार। कहीं भी किसी भी तरह की अनहोनी ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तैयारी की है। विख्यात आस्था धाम कैला देवी में चल रहे मेले के दौरान पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। ग्राम पंचायत की ओर से संचालित पार्किंग में फर्जी रसीद से श्रद्धालु से मनमानी पार्किंग राशि वसूली की जा रही थी। मंत्री के पहुंचते पार्किंग संचालकों में खलबली मच गई। इस दौरान मेला अधिकारी और करौली एसडीएम दीपांशु सांगवान, कैला देवी डीएसपी गिरिराज मीणा, थानाधिकारी कैला देवी की मौजूदगी में करौली पंचायत विकास अधिकारी ने मौके से कई फर्जी रसीद बुक भी बरामद की है। मौके पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य स्थानों से आए श्रद्धालु ने बताया कि पार्किंग संचालक मनमानी राशि वसूल कर रहे हैं। इस पर मंत्री ने पार्किंग संचालक के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री ने कैला देवी आस्था धाम में गंदगी समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताते हुए सुधार की हिदायत दी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और लोगों का कहना है कि 8 दिन से चल रहे मेले में इस प्रकार की भारी अनियमितता हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है। जयपुर के एक निजी होटल में अनुत्तरित प्रश्न नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक की रचयिता रश्मि पारीक ने बताया कि इस पुस्तक में इस 21वीं शताब्दी में महिलाओं को कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, इसके साथ ही पुस्तक में बताया गया है कि मर्यादाओं में कैसे रहा जाए। ऐसे में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। हाँ, मेरी दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक मेरी परित्यक्त पृष्ठ थी, वो सुमनीश जोशी पुरस्कार के लिए चुनी गई थी। इस दूसरी पुस्तक में मैंने समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां हैं, समस्याएं हैं, उनके जो धधकते प्रश्न जो मेरे मन में उगे हैं, उनको मैंने अपने कागज पे उतारे हैं अपने कलम के माध्यम से और समाज को बताना चाहती हूँ। और उनको निवारण भी दिए हैं मैंने कि अगर एक स्त्री को स्त्री जो है वो पूरा आसमां उसका है, लेकिन वो उड़े, लेकिन मर्यादा में रह के उड़े। केकड़ी को जिला घोषित करने के बाद विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पहली बार केकड़ी पहुंचे। इस दौरान केकड़ी में जगह जगह डॉक्टर शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं विधायक ने सत्याग्रह आंदोलन में भी शिरकत की। इसके बाद जिला महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के लोकसभा में सदस्यता निरस्त करने के मामले में कहा कि भाजपा की दमनकारी नीति नहीं छोड़ेगी, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, इसीलिए मैं समझता हूं कि 2023 में कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ रिपीट करेगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक। गुजरात के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा आज केकड़ी पहुंचे हैं। केकड़ी को जिला घोषित कर दिया गया है और केकड़ी में महोत्सव का माहौल था। जगह जगह पर रघु शर्मा का स्वागत किया गया है और एक महोत्सव सभा भी रखी गई है। हमारे साथ रघु शर्मा, आइए इनसे बात करते हैं। लोगों की मांग थी, हमारी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जन भावनाओं को देखते हुए केकड़ी को जिला बनाया है और पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से हम उनके आभारी हैं। 36 कौम के लोग आभारी हैं और जिस विजन के साथ राजस्थान में ये जो जिले बने हैं, संभाग बने हैं, मैं समझता हूँ आने वाले समय में प्रशासन की पहुँच छोटे से छोटे गांव तक पहुँच पाएगी। छोटे जिले होना हमेशा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अच्छा कदम है। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम और केकड़ी के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक क्षण है ये, इसलिए हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं उनका। रघु जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हो रहा है विपक्ष, उनकी सदस्यता को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। कांग्रेस ने आज सत्याग्रह भी किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? जब तक हम ये सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी दमन की नीति नहीं छोड़ेगी। आज निरंकुश हो गए वो, देश में लोकतंत्र खत्म सा हो गया है, कोई आज़ादी नहीं है किसी को। सांसद को लोकसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, उनकी बोलने की आज़ादी छीनने की बीजेपी ने कोशिश की। जो बातें उन्होंने रखी, कायदा यह था कि उसका जवाब देती सरकार। जो भी बिंदुवार उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न किए थे,
अगर सरकार पाक साफ होती तो सारा जवाब देती ना, क्या दिक्कत है। मुझे याद है अच्छी तरह से, इंदिरा जी को भी इसी तरह से संसद की सदस्यता से इन लोगों ने, जब जनता पार्टी सरकार में थी, बर्खास्त किया था और इसी तरह से उनको जेल में डाला था। हम डरने वाले नहीं, हम मुकाबला करेंगे। आखिरी जीत सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त।